नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी स्नेहा। हेलो व्यूअर्स, और हमेशा की तरह हम ओमिक्रॉन के बारे में बातचीत करेंगे। और आज का डिस्कशन थोड़ा खास है क्योंकि जिस डॉक्टर ने सईद साउथ अफ्रीका में पहले कहा था ओमिक्रॉन के बारे में, उनसे स्नेहा ने बात कर ली है, उनका इंटरव्यू कर और लिया है। उन्होंने काफी ऐसी अच्छी चीजें भी कही हैं और ऐसी चीजें भी कही हैं जिसकी वजह से हमें अभी तैयार हो जाना चाहिए। ठीक है, तो वो इंटरव्यू हम आपको दिखाएंगे। दो बड़े डॉक्टर्स इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करवाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले इंडिया अपडेट। हमारे देश में ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैल रहा है। देखिए 229 केस हो चुके हैं अभी तक, 229। और सबसे ज्यादा प्रभावित, बार बार जो हम कह रहे हैं, वो महाराष्ट्र में 65 केसेस हैं, उसके बाद दिल्ली 57। ये दो राज्य ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। लेकिन हमारे देश के 15 से ज्यादा राज्यों में ओमिक्रॉन अपनी पकड़ बना चुका है। और ये सब कुछ हुआ है, आप अंदाजा लगाइए, पिछले 15 दिनों में ये केसेस ओमिक्रॉन की शुरुआत हुई थी और अब ये 229 हो चुके हैं। लेकिन जो गंभीर बात ये है कि पिछले 24 घंटों में जो कोरोना के केसेस आए हैं वो 6,500 के आंकड़े को पार कर चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 6,500 में से 2,000 की भी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए रिपोर्ट भेजी जाती है, सैंपल भेजा जाता है और उसकी रिपोर्ट आती है, और अगर वो पॉजिटिव उसमें से आते हैं 2,000 में से, तो ये आंकड़ा जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है। देश के बाद जल्दी से दुनिया में क्या स्थिति है? दुनिया को तो बहुत ज़्यादा ओमिक्रॉन ने परेशान कर रखा है। हालांकि ये अच्छी बात है कि इससे बहुत ज़्यादा जान का नुकसान नहीं हो रहा है। देखिए अब तक ये आंकड़ा जो क्रॉस कर चुका है 1,05,296, 1 लाख का आंकड़ा पार कर चुका है। और इससे दुनिया की ये तमाम देश जो यहाँ पर आपके सामने हैं वो प्रभावित हैं। अमेरिका बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित है, सबसे ज़्यादा आप जानते ही हैं कि ब्रिटेन इससे परेशान है, अमेरिका परेशान है, यूके में सबसे ज़्यादा केसेस अभी तक इसके आए हुए हैं। और ये पूरे आंकड़े हैं जहां पर दुनिया भर में ओमिक्रॉन फैला है। एक एक दिन में देखिए, दक्षिण अफ्रीका जहां से शुरू हुआ था वहां पर 1,444, लेकिन अगर यूके की बात करें तो 60,000 को ये आंकड़ा पार कर चुका है। और ये बेहद डराने वाले आंकड़े हैं जी। लेकिन स्नेहा, हम आपका इंटरव्यू दिखाएं, आपसे बात करें, दोनों डॉक्टर्स के पास जाएं, उससे पहले हम आपको ये भी बता दें कि जो कोरोना पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं उनमें से कुछ सैंपल्स हम जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज रहे हैं। कैसे हो रहा है ये टेस्ट, इस पर हालांकि कल स्नेहा ने बहुत विस्तार से हमें जानकारी दी थी, लेकिन LNJP दिल्ली के डॉक्टर्स की ये बात भी जल्दी से सुन लेते हैं। जो भी पेशेंट हमारे पास इंटरनेशनल ट्रेवल करके उन कंट्रीज से यात्रा करके दिल्ली आ रहा है जहाँ पे हाई रिस्क है, जहाँ पे ओमिक्रॉन के मामले हैं, जैसे कि साउथ अफ्रीका है, यूनाइटेड किंगडम है, यूरोप है और बाकी के देश हैं। यदि हम उनका सबका करते हैं तो हमें ये पता चल जाएगा कि इस सैंपल में ओमिक्रॉन है या डेल्टा है। पहले हम 100 में से 5 से भी कम प्रतिशत में जीन सीक्वेंसिंग हो पाती थी। अभी जो विदेश से मामले आए हैं या जो संदिग्ध हैं उनका सबका जीन सीक्वेंसिंग, जो भी पेशेंट हमारे पास सारे राज्यों ने अब ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए पाबंदियां लगानी शुरू कर दी है। कर्नाटक में नए साल के जश्न पर, यानी कि सार्वजनिक जश्न पर रोक लगा दी गई है। रेस्टोरेंट में अगर आप जाएंगे तो 50% क्षमता के साथ कर्नाटक में ये रोक लगा दी गई है। और इसके अलावा 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक कोई भी पार्टी पर बैन लगा दिया गया है। न सिर्फ कर्नाटक बल्कि इसके अलावा हम बताएं तो हरियाणा ने जबरदस्त पाबंदियां लगाई हैं। हरियाणा ने तो ये कह दिया है कि 1 जनवरी के बाद अगर आपने डबल वैक्सीन नहीं ली है, अगर आप डबल वैक्सीनेटेड नहीं हैं, तो आप किसी भी पब्लिक प्लेस पर नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने बहुत सारी पाबंदियां लगा दी हैं। नए साल के जश्न पर दिल्ली में पाबंदी लगा दी गई है। शादी में अगर शादी हो रही है इस दौरान तो सिर्फ 200 लोगों को इजाजत मिलेगी कि वो शादी में शामिल हो सकते हैं। रेस्टोरेंट्स को कह दिया गया है कि 50% कैपेसिटी के साथ ही आप खोलेंगे। हालांकि कर्नाटक के हम आपको डिटेल्स दिखा रहे हैं, लेकिन दिल्ली और साथ ही साथ हरियाणा से 2 बड़ी खबरें आ गई हैं। हरियाणा के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं अनिल विज, उन्होंने कहा है कि 1 जनवरी के बाद हम किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसने डबल वैक्सीन नहीं ली है उसे हम किसी भी पब्लिक प्लेस पर जाने नहीं देंगे। और अगर वो वहां पर जाता है तो हम
उस पर प्रतिबंध लगाएंगे। तो नए साल के ये प्रतिबंध लग चुके हैं। हमारे साथ 2 डॉक्टर्स इस वक्त जुड़ चुके हैं, दोनों से आपका जल्दी से परिचय करवा दें। डॉक्टर मोनालिसा हमारे साथ हैं, डॉक्टर आशुतोष हमारे साथ हैं और डॉक्टर अनुराग। 3 डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम चाहेंगे स्नेहा पहला डॉक्टर मोनालिसा जी से आप सवाल पूछें प्लीज। थैंक यू डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर मोनालिसा, कल भारत सरकार ने ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं ये बताते हुए कि ये वेरिएंट जो है वो 3 टाइम्स मोर ट्रांसमिसिबल है, जल्दी डेल्टा से ज्यादा जल्दी फैलता है, 3 गुना ज्यादा ये ट्रांसमिसिबल है। और ये भी कहा है कि इस समय नाइट कर्फ्यूज की रिस्ट्रिक्शंस जो है वो हम लागू कर सकते हैं जो डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कंसर्न है। ये एक इंडिकेशन है और सरकार ने ऑलरेडी ये कह दिया कि ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस इस तरीके से हम नॉन एसेंशियल ट्रैवल कंप्लीटली अवॉइड करें। ये एक इंडिकेशन है कि प्रॉब्लम अभी इंडिया में बस केसेस तो आए गए हैं लेकिन केसेस अभी बढ़ेंगे और ज्यादा बढ़ेंगे और इसका एक इंडिकेशन देता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो केसेस है अभी तो मतलब जो फॉरेन ट्रैवल्स वाले आए हैं उन्हीं से है, लेकिन अभी एज वी कैन सी इन द अदर कंट्रीज दूसरे देशों में जैसे कम्युनिटी ट्रांसमिशन भी हो चुका है, तो आने वाले कुछ हफ्तों में इसके ज्यादा ट्रांसमिसिबिलिटी को देखते हुए ये हमारे कंट्री में भी बहुत ज्यादा लोगों को अफेक्ट कर सकता है। और अभी जो स्ट्रेन प्रिडोमिनेंट है वो जो डेल्टा स्ट्रेन, उसको रिप्लेस भी कुछ आगे आने वाले हफ्तों में कर सकता है। तो ऑल्दो ये इतना अभी जितना डाटा आ रहा है कि इतना सीवियर डिजीज नहीं कॉज करता है, लेकिन फर्दर वी नीड फर्दर मोर डाटा की और कैसे ये इवॉल्व करता है। और जब ज्यादा नंबर ऑफ केसेस होंगे तब सीवियरिटी कम होते हुए भी ज्यादा नंबर ऑफ हॉस्पिटलाइजेशंस होंगे और फिर हमारे हॉस्पिटल बेड्स एग्जॉस्टेड होके इट कैन कॉज अ वेरी सीवियर कॉन्सिक्वेंस। तो उसके लिए हमें वो जो सरकार ने पाबंदियां अनाउंस की है वो बहुत जरूरी है और अननेसेसरी ट्रैवल और गेट टुगेदर्स को हम अवॉइड करें ताकि जो थर्ड वेव और जो जितना सीवियरिटी हो सके वो कम कर सके अपने। जी बिल्कुल सही थी। ये बहुत ऐसे लोग कह रहे हैं कि इस समय ये बोलना ये माइल्ड है, ये खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये माइल्ड भी हो लेकिन कुछ लोगों में ये ऐसे मैनिफेस्ट करे, जैसे वो साउथ अफ्रीका की डॉक्टर जो कोएट्जी हैं वो कह रही थी कि ऐसा नहीं है कि ये लंग्स में नहीं जा रहा है। कल उन्होंने ओमिक्रॉन के एक पेशेंट को ट्रीट किया है जिन्हें लंग निमोनिया हो चुका है। ओमिक्रॉन का पेशेंट काफी सीरियस है और वो कोमॉर्बिड है, वो काफी ओबीस थे, ओवरवेट थे। डॉक्टर कोएट्जी ने कहा कि गिने चुने ऐसे केसेस हैं, लेकिन ये प्रिज्यूम करना कि ये कहीं और ऐसे मैनिफेस्ट नहीं करेगा और सिवियर नहीं होगा, ये एक बड़ी गलती हो सकती है। और यही डॉक्टर अनुराग हम आपसे, स्नेहा और डॉक्टर मोनालिसा ने जिस तरह की बात कही यही आपसे पूछ रहे हैं। ये मान लीजिए जिस तरह से कहा जा रहा है कि जनवरी एंड और फेब में थर्ड वेव आएगी और वो ओमिक्रॉन की वेव हो सकती है और 1 लाख से ज़्यादा केसेस हमारे देश में आ सकते हैं एक दिन में। ऐसी अगर सिचुएशन आती है तो हमें कितना सावधान रहने की अभी ज़रूरत है? ये बात बिल्कुल सही है। जिस तरीके से नंबर ऑफ केसेस बढ़ते जा रहे हैं, आप देखो वर्ल्ड वाइड ये केसेस बढ़ी हैं एंड इंडिया के अंदर भी कई सारे केसेस देखने को मिले हैं एंड जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद ओमिक्रॉन पॉजिटिव केसेस भी देखने को मिले हैं। तो धीरे धीरे विच टाइम हो सकता है ये डेल्टा के ऊपर चला जाए, प्रीडोमिनेंट वेरिएंट ओमिक्रॉन ही हो जाए इंडिया के अंदर। जहां तक आपका ये क्वेश्चन था कि जनवरी मिड या फरवरी आते आते कहीं लॉकडाउन की स्थिति ना हो जाए, कहीं केसेस बहुत ना बढ़ जाए, तो हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी। एज ए जनरल पब्लिक मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, हमें देखना होगा हमारे पास जितने भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, मैंने पहले ही बताया है, आज फिर से बोलना चाहता हूँ, जितने प्रिवेंटिव मेजर्स हैं हमें उन्हें अपनाना बहुत जरूरी है। कई लोग ऐसे हैं जो आज भी सिंगली वैक्सीनेटेड है या नहीं वैक्सीनेटेड है, हमें उन्हें मोटिवेट करना है, क्योंकि डबल वैक्सीनेटेड होने के बाद ओमिक्रॉन का खतरा आप देखते हो थोड़ा सा कम हो जाता है। एंड अगर आपको ओमिक्रॉन होता भी है उस केस में सीवियरिटी आपकी बहुत ज्यादा नहीं होती है, हॉस्पिटलाइजेशन रेट कम हो जाता है, मोर्टालिटी कम हो जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट है वैक्सीनेशन, हमें प्रॉपरली वैक्सीनेशन की जरूरत है, पहली बात। दूसरी बात, जितने भी प्रिवेंटिव स्टेप्स हैं, ये प्रिवेंटिव स्टेप्स हमें ही तो अपनाने हैं। ये 6 फीट की दूरी, ये ग्लव्स, मास्क, आई शील्ड, फेस शील्ड, जब तक ये हमने नहीं अपनाया, क्राउडेड प्लेस को हमने अवॉइड नहीं किया, एंड अभी गवर्नमेंट तो सख्ती बरती रही है, लेकिन इसके साथ साथ
हमें भी समझना होगा एंड हमें भी इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा ताकि ये ओमिक्रॉन हमारे यहाँ इतना खतरे की तरह ना दिखे। जी बिल्कुल। डॉक्टर मोनालिसा, ये पूछना चाहूंगी कि कई सारे ऐसे लोग कह रहे हैं कि अभी बूस्टर डोजेस हमें देना चाहिए। साउथ अफ्रीका में भी एक्सपीरियंस रहा है, कई सारे ऐसे देश है जिन्होंने अपना डोजेज का जो ड्यूरेशन है वो भी कम कर दिया है। सरकार को इस समय करना क्या चाहिए? पॉलिसी क्या है? स्टडीज क्या बता रही हैं? रिजल्ट्स क्या है? क्योंकि इसके ऊपर काफी चर्चा हो रही है, लेकिन इस समय कोई फर्म्ड अप पॉलिसी नहीं है। जी, अभी तो हमारे देश में अभी अबाउट 60% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड है, लेकिन वी शुड बी टारगेटिंग कि जो मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो टोटली वैक्सीनेटेड हो जाए, ताकि जो सीवियरिटी हो डिजीज की, ओमिक्रॉन तो री इन्फेक्शन करता है और जो वैक्सीनेटेड है लोगों उनमें भी करता है, लेकिन जो सीवियरिटी ऑफ डिजीज होती है वो कम हो जाती है इसमें वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन में। तो हमारा टारगेट होना चाहिए कि सबको वैक्सीनेशन तो एटलीस्ट 2 डोजेस हो जाए। और जहां तक बूस्टर डोजेस का सवाल है, तो आफ्टर लाइक द गवर्नमेंट कैन इम्प्लीमेंट की जो हेल्थ वर्कर्स है और जो ज्यादा ससेप्टेबल पॉपुलेशन है उनमें अगर बूस्टर डोज अगर दिया जाता है तो बेहतर है, क्योंकि स्टडीज आर शोइंग दैट द बूस्टर डोजेस कैन हेल्प इन बूस्टिंग द इम्यूनिटी। जी डॉक्टर अनुराग, हाउस होल्ड ट्रांसमिशन ये कहा जा रहा है, सईद डॉक्टर कोइत्जी का ये कहना है, डॉक्टर अनुराग आपके पास अभी आती हूँ, कि अगर एक परिवार है जिसमें 7 लोग हैं और एक पर्सन को ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन हो गया, तो उस परिवार में 7 में से 6 लोगों को सब होना इन्फेक्शन होना ही है। और ये देखा जा रहा है बिल्कुल। अभी जितने केसेस आए हमारे इंडिया में, जितने आए हैं, और राजस्थान में देखिए एक फैमिली, एक व्यक्ति बाहर से आया था, 4 लोग थे, 5 पॉजिटिव हो। जी बिल्कुल, ये क्लस्टर आउटब्रेक्स जो देखा जा रहा है और ये होम आइसोलेशन ढंग से किया नहीं जाता है। डॉक्टर अनुराग, इंडिया में ये केरला में देखा गया, केरला में सही डेथ रेट कम है, सरकार कहती है वो अच्छा मैनेज करते हैं अपने केसेस, लेकिन जब होम आइसोलेशन की बात आती है तो उसमें वो ये ढंग से कर नहीं पाते। डॉक्टर अनुराग, अगर ओमिक्रॉन इतना ट्रांसमिसेबल है तो होम आइसोलेशन ढंग से करना कितना जरूरी है? क्योंकि जाहिर है कि अगर माइल्ड इन्फेक्शन है तो हॉस्पिटल एडमिशंस की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग अपने घर में ही रिकवर हो जाएंगे, लेकिन इन्फेक्शन को घर में कैसे मैनेज किया जाए? यस, जैसा आपने बोला ये बिल्कुल करेक्ट है। ये ट्रांसमिशन रेट बहुत ज्यादा है इसका। अगर आप देखो इनिशियल हमारे पास जो आया था 70 टाइम्स ज्यादा ट्रांसमिशन, अगर आप डेल्टा एंड डेल्टा प्लस वेरिएंट से आप कंपेयर करते हो तो 2 to 3 टाइम्स यहाँ भी ट्रांसमिशन रेट ज्यादा है इस ओमिक्रॉन का। तो जहां तक आपने बोला कि अगर 8 नंबर्स हैं घर में तो 7 नंबर्स को होना स्वाभाविक है, ठीक है, आपकी ये बात बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे भी अगर हमने होम आइसोलेशन प्रॉपरली फॉलो किया है, गाइडलाइंस फॉलो किया है, जितने भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर से अगर हमने फॉलो किया है तो बचा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर 2 to 3 टाइम्स मोर ट्रांसमिसिबल है तो 7 आउट ऑफ 8 पर्सन्स को होना ही होना है। तो होम आइसोलेशन में भी हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना होता है, लाइक फेस मास्क, ये बहुत जरूरी है। जो भी पेशेंट आरटीपीसीआर पॉजिटिव है या ओमिक्रॉन जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद पॉजिटिव है, हमें चाहिए उनके लिए बिल्कुल आइसोलेशन रखना, एक रूम, एक कमरा उनको दे दिया जाए एंड उनको उस रूम से बाहर निकलने की इजाजत ना हो। अगर वो निकलते भी हैं इन केस तो मास्क के साथ, फेस शील्ड के साथ एंड एक आई वियर होना चाहिए, ग्लव्स मैंडेटरी, तो इनके साथ वो बाहर निकल सकते हैं। एंड अगर दूसरे मेंबर्स घर में इंटरेक्ट करना चाहते हैं उनसे तो कम से कम 6 फीट की दूरी बनाएं, या मोबाइल फोन से वो इंटरेक्ट करें, या नेट का जमाना है, आप चाहो तो लैपटॉप पे भी ऑनलाइन कॉल कर सकते हो, एक दूसरे को देख सकते हो वीडियो कॉल के थ्रू। तो इन सब चीजों को नए तरीके हैं, नई टेक्निक्स हैं हमारे पास, आप इनको अपना सकते हो एंड एक प्रॉपर बिहेवियर के थ्रू आप उससे बच सकते हो। डॉक्टर मोनालिसा, अभी तक जो स्टडीज आई हैं, जो रिसर्च हुई है, उसके हिसाब से आप क्या इस वक्त हमें बताएंगी कि अगर मान लीजिए किसी को कोरोना होता है और बाद में पता चलता है कि वो ओमिक्रॉन वेरिएंट वाला है, तो उसे किस तरह का वो पेशेंट होगा, उसे कितना हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी, कैसे घर पे रखना होगा, कैसे उसका इलाज होगा? yes. सबसे पहली बात तो प्रिवेंशन की हम लोग बात कर लें कि ओमिक्रॉन होने ही नहीं दिया जाए, देन आते हैं हम लोग ट्रीटमेंट पे। थोड़ा सा लंबा सेशन जा सकता है। प्रिवेंशन के लिए जैसा मैंने पहले भी बोला,
2 डोज बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 डोज लग जाने के बाद आप देखते हो 80 to 90% डिक्रीज हो जाती है सिविरिटी, तो हॉस्पिटलाइजेशन रेट बहुत कम हो जाएगा, मोर्टेलिटी बहुत कम हो जाएगी। तो हमें सबसे पहले चाहिए 2 डोज किसी भी वैक्सीन का, इधर कोविशील्ड और कोवैक्सीन और स्पुतनिक 5 जो भी अवेलेबल है आपके नियर बाई रीजन में। आपको ये जरूरी नहीं, ये पूछना या ये जानना जरूरी नहीं है कि कौन सी वैक्सीन हाईली इफेक्टिव है। मैं ये कह रहा हूं कि जो भी वैक्सीन अवेलेबल है आज के डेट में आप जाकर लगवा लें। सेकेंडली, जितने भी कोविड अप्रोप्रिएट सेकेंडली जो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स है इनको आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है। मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहता हूं ताकि लोगों को ये बात सर्कुलेट हो। आई वियर चाहिए, फेस शील्ड चाहिए, फेस मास्क चाहिए, ग्लव्स चाहिए, फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग चाहिए। हैंड वॉशिंग के लिए भी 2 मिनट एटलीस्ट पूरा धैर्यपूर्वक पेशेंसली 2 मिनट आपको हैंड वॉश करना है। तो इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको कोविड हो गया, आपको ओमिक्रॉन हो चुका, तो क्या करना है? तो सबसे पहली बात है होम आइसोलेशन में आपको चले जाना है। अपने आप को कैटेगराइज आप कर सकते हो अपने रिस्पेक्टिव कंसल्टेंट को दिखाकर। आप या तो माइल्ड ग्रेड में आओगे, मॉडरेट में आओगे या सीवियर में आओगे, राइट? अगर माइल्ड या मॉडरेट ग्रेड है तो आप होम आइसोलेशन में जा सकते हो। कुछ ओरल मेडिसिन है, मैं मानता हूं स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है, लेकिन कुछ ओरल मेडिसिन ऐसी हैं जो आपकी इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करती हैं, उनको आपको लेना चाहिए। एंड कुछ मेडिसिन आज भी भारत में एंटीवायरल अवेलेबल है। मैं भी इस प्लेटफॉर्म पे नाम नहीं लेना चाहता हूं, बस ये कह रहा हूं एंटीवायरल अवेलेबल है। आप अपने रिस्पेक्टिव कंसल्टेंट से मिलकर उस एंटीवायरल मेडिसिन को भी ले सकते हो। तीसरी बात अब आती है जहां तक सिक्योरिटी की बात है। अगर केस बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, अगर लंग इंफेक्शन हो रहा है, निमोनिया की तरफ जा रहा है, ARDS हो रहा है, मल्टी ऑर्गन फंक्शन डिसफंक्शन अगर हो रहा है, इस केस में हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है। एंड वहां पे तो रेस्पेक्टिव डॉक्टर आपको देखेंगे एंड डिसाइड करेंगे कि क्या आपको आईसीयू में रखने की जरूरत है या नहीं। जी बिल्कुल डॉक्टर मोनालिसा, ये सवाल मेरा जो वर्ल्ड ओवर CDC और WHO के जो रिकमेंडेशंस है उसको लेके हैं। डॉक्टर अनुराग कह रहे थे कि हमने काफ़ी फोकस किया है हैंड वॉशिंग में, और पिछले 1 साल के दौरान हमने देखा है कि जो एरोसोल ट्रांसमिशन है, जो हवा में एयर ड्रॉप्स आती हैं और उसके बारे में जो ट्रांसमिशन की बातचीत की जाती है, पहले तो WHO ने यही कहा था कि एयरबॉर्न नहीं लगता है ये इन्फेक्शन, और इसके वजह से WHO काफ़ी मतलब क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ा। लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगी कि ज़्यादा अभी ये लगने लग गया है सईद, और फोकस भी वर्ल्ड ओवर हेल्थ एजेंसीज का यही है कि आप फोकस करें एरोसोल ट्रांसमिशन में, इसलिए मास्किंग जरूरी है और आउटडोर्स रहना जरूरी है, इंडोर्स रहना जरूरी नहीं है। जी, साउथ अफ्रीकन डॉक्टर से पूछा था? जी बिल्कुल, मैंने ये बातचीत उनसे भी की, और ये वही कह रही है जो WHO के डॉक्टर्स कह रहे हैं, जो डॉक्टर्स इंडिया में कह रहे हैं कि आपको लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन की जरूरत नहीं है। साउथ अफ्रीका में केसेस डाउन हो गए। साउथ अफ्रीका में जो अभी सिचुएशन हॉस्पिटल में है वो स्टेबल है, इस डॉक्टर का कहना है। केसेस डाउन है, लेकिन केसेस क्रिसमस और न्यू ईयर के बाद बढ़ेंगे, ये डॉक्टर कोइट्जी का कहना है। बट वो ये भी कहती है कि कोई रिस्ट्रिक्शन की जरूरत नहीं है, और मेन फोकस हमारा होना चाहिए कि आउटडोर एक्टिविटी हो, इंडोर एक्टिविटी ना हो, और मास्क हम पहन के रखें। इसलिए मैं ये डॉक्टर मोनालिसा से पूछना चाहूंगी कि डबल मास्किंग की अभी बात हो रही है, डबल मास्किंग कितना जरूरी है, और एरोसोल ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जैसे कि CDC ने पहले बताया था कि डबल मास्किंग से हम एरोसोल ट्रांसमिशन को कम कर सकते हैं, कि पहला वाला जो टाइट फिटिंग है 95 मास्क और ऊपर उसके क्लॉथ मास्क यूज कर सकते हैं, तो उससे जो है कि हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और मेजॉरिटी जो ट्रांसमिशन है वो एरोसोल ही है। तो मास्क डबल मास्किंग टू अ लार्ज एक्सटेंट कैन बी हेल्पफुल, बट ये जो कहा है कि सब खुल जाने चाहिए और आउटडोर एक्टिविटीज इंक्रीज करने चाहिए, वो थोड़ा वी शुड टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो ज्यादा पॉपुलेशन जो है अभी भी अनवैक्सीनेटेड है, एंड इफ इट केसेस अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो हमारे जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो ओवरवेलमिंगली बढ़ जाएंगे, और फिर देन इवन इफ द केसेस आर माइल्ड, नंबर ऑफ केसेस ज्यादा बढ़ जाने से बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है हमारे हेल्थ केयर स्ट्रक्चर पे। तो वी शुड यूज डबल मास्क एंड एज फार एज पॉसिबल अवॉइड आउटडोर एक्टिविटीज, ये सब करने चाहिए। डॉक्टर मोनालिसा, डॉक्टर साहब, क्या आपको लगता है
कि जिस तरह से अभी स्नेहा ने कहा कि हमें रेस्ट्रिक्शंस की ज़रूरत नहीं है, हमें लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं है, हमें प्रतिबंध की ज़रूरत नहीं है, हम बाहर जाएं, काम कर सकते हैं, क्या आपको लगता है कि हम एहतियात के साथ बाहर निकल सकते हैं, या आप सजेस्ट करेंगी कि कुछ दिन हम सेल्फ लॉकडाउन लगा लें, कुछ दिन हम बहुत ज़रूरी ना हो तो डॉक्टर मोनालिसा घर से बाहर ना निकलें, बच्चों को पार्क में ना जाने दें, खेलने ना जाने दें? आप क्या सजेस्ट करेंगे? जहां तक कि हमारे इंडिया का सवाल है, हमें सेल्फ रेस्ट्रिक्शन लगा लेना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अब तक इट इज नॉट हमारे बिहेवियर में वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर इट इज नॉट टू मच इनकलकेटेड इनटू अस। तो हम लोग अभी पूरी तरह तैयार नहीं है, और जितना तक कर सके खुद को बाहर एक्सपोजर से अवॉइड करना चाहिए, ताकि वी डू नॉट गेट एक्सपोज्ड। और लाइक जो बाहर भी जाते हैं वो एसिम्प्टोमेटिक खुद हो सकते हैं, लेकिन घर में जो एल्डरली लोग हैं उनको वो ट्रांसमिट कर सकते हैं, और इट कैन फर्दर कॉज सीवियर प्रॉब्लम्स इन देम। ऑल्दो जो बाहर जा रहे हैं वो एसिम्प्टोमेटिक लेकिन वो कैरियर की तरह एक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर अनुराग, ऐसे समय में जब हम क्रिसमस सेलिब्रेशंस की तैयारियां कर रहे हैं, क्रिसमस मनाने वाले हैं, न्यू ईयर आ रहा है, बहुत लोग एक्साइटेड हैं, टूरिस्ट जो हैं वो जगह जगह जा रहे हैं, बुकिंग्स ज़बरदस्त हो रही हैं, इलेक्शंस उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, जगह जगह इलेक्शंस आ रहे हैं, ये कितना डेंजरस हो सकता है अगर हम नहीं सुधरे, हम नहीं संभले डॉक्टर साहब? तो यस, ये आपने बिल्कुल सही कहा है। अभी फेस्टिवल सीजन आ रहा है, क्रिसमस भी है, न्यू ईयर भी है, एंड लोगों ने बुकिंग भी करवा रखी है, बाहर ट्रैवलिंग के लिए भी जा रहे हैं। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे हमें ही अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना होगा। इसका पहले वाला पॉइंट जो आपने पूछा था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, सेल्फ रिस्ट्रिक्शन। सेल्फ रिस्ट्रिक्शन आज के डेट में बहुत जरूरी हो गया है। अगर यहाँ पे अपने आप को सेल्फ रिस्ट्रिक्टेड नहीं किया गया तो हो सकता है आने वाले समय में फिर ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ जाएगा। याद ही होगा आपको, लास्ट ईयर यही समय था जब सेकेंड वेव भारतवर्ष में चला था, एंड वहां भी कुछ फेस्टिवल थे एंड कुछ और भी कारण थे जिसकी वजह से नंबर ऑफ केसेस का बढ़ना, सिवियरिटी का बढ़ना बहुत हो गया था। तो यहाँ पे फेस्टिवल सीजन है जरूर, यहाँ पे हमें अपने आप को ही रिस्ट्रिक्ट कर रखना होगा जहां तक पॉसिबल हो। अगर मैंडेटरी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ट्रैवल ना करें, बाहर क्राउडेड प्लेस को अवॉइड करें। जरा सा सेलिब्रेट अगर करना भी चाहते हैं तो घर में भी पॉसिबली किया जा सकता है अच्छे से, तो घर में रहकर सेलिब्रेट करें। एंड बहुत ज्यादा पार्क्स में निकलना, मॉल्स में निकलना, ट्रेन में, फ्लाइट में सफर करना फिलहाल थोड़ा सा कंट्रोल करें। जी बिल्कुल, इस तरह की कुछ स्टडीज आ रही हैं और मैं वही देख रही थी एक्चुअली। डॉक्टर अनुराग, एक इनफैक्ट मैं आपको ये स्टडी के बारे में बताना चाहूंगी, और मैं इसलिए सवाल पूछना चाह रही हूँ सईद, क्योंकि ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि अभी फ्लाइट्स लेंगे क्योंकि वो घूमने जा रहे हैं। ओमिक्रॉन का रिस्क डबल हो जाता है अगर आप एक प्लेन में हैं। ये अगर सिचुएशन ऐसे रहा और जैसे लोग अभी मूव आउट कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, ये सवाल उठता है कि अभी क्या इंटरनेशनल ट्रैवल को कुछ समय के लिए रोकना भी चाहिए? WHO का कहना है कि ये स्टिग्मेटाइज करेगा कंट्रीज को, इसलिए अभी तक ऐसे कोई रोक टोक है नहीं। इंडिविजुअल कंट्रीज ने रोक टोक की है, लेकिन क्या भारत को अभी ऐसा सोचना चाहिए कि इंटरनेशनल ट्रैवल में कुछ दिनों बाद अभी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाएं? बिल्कुल, इंटरनेशनल ट्रैवल पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस की जरूरत है। जैसा आपने बोला, ये स्टडी में बिल्कुल निकल कर आया है कि फ्लाइट में अगर आप ट्रैवल करते हो तो 2 to 3 टाइम्स रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन बढ़ जाता है। एंड ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये एरोसोल से, ये ड्रॉपलेट से ट्रांसमिट करता है। एंड आप जब भी एक क्लोज चैम्बर में हो, क्लोज कंपार्टमेंट में हो, एंड वहां पे नंबर ऑफ पीपल अगर ज्यादा हैं तो ऑफ कोर्स एरोसोल के वाया ड्रॉपलेट्स आप देखते हो ट्रांसमिशन बढ़ जाता है। तो फ्लाइट में सफर करना फिलहाल थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, खासकर ओमिक्रॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए स्टडी में भी निकल कर आई है, एंड यही लोग भी चाहते हैं, यही गवर्नमेंट को भी करना चाहिए। अभी कुछ दिनों के लिए रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए। लेटर ऑन अगर जैसे साउथ अफ्रीका में आपने बोला कुछ कंडीशन अभी स्टेबलाइज हो गई है पहले से। डॉक्टर अनुराग, डॉक्टर मोनालिसा, आप दोनों हमारे साथ आए। अब प्रोग्राम को हम समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। आप दोनों से रिक्वेस्ट है 30-30 सेकेंड में आप हमें क्या सलाह देना चाहेंगे जिससे हम इस बहुत बड़े कोरोना ओमिक्रॉन के खतरे से अपनों को, बच्चों को, फैमिली को, फ्रेंड्स को, देश को बचा सके? 30 सेकेंड्स जल्दी से सर। मैम, हमें जब भी अपॉर्चुनिटी मिले तो खुद को वैक्सीनेट कर लेना चाहिए, क्योंकि वैक्सीनेशन जो है सीवियरिटी डेफिनेटली कम होती है। एंड खुद को रेस्ट्रिक्शन करना चाहिए, एंड कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की मास्क यूज करें
और Thank you, ma'am. 6 फीट की दूरी रखें, वैसा डॉक्टर अनुराग। करना चाहिए। वैक्सीनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड इज कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, थर्ड इज फ्यू स्टेप्स, कुछ ऐसी चीजें जो आपको घर में अभी से स्टॉक कर लेनी चाहिए। मैंने पहले ही बोला है, आज भी बोल रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट होती है थर्मल मेजरमेंट, टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए। सेकेंडली पल्स ऑक्सीमीटर होनी चाहिए। तीसरा एक नेबुलाइजर मशीन होनी चाहिए, एक एमआरआई होनी चाहिए। ये कुछ खास एंड मशीन से एंड कुछ मेडिसिन जो मैंने पहले बोला था, कुछ मल्टीविटामिन, ठीक है सर, कुछ ठीक है। इम्यूनिटी बूस्टर्स। ठीक है सर, डॉक्टर अनुराग, डॉक्टर मनोहर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप दोनों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, जानकारी दी। स्नेहा, थैंक यू वेरी मच। आप साउथ अफ्रीका की वो डॉक्टर कोएत्सी, स्नेहा ने एक लंबा चौड़ा इंटरव्यू किया, इंग्लिश में है इसलिए हमने आपको दिखाया नहीं आज तक पर, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कल आप उसको ट्रांसलेट करके पूरा हमारे साथ आए और फिर से बताएं। नहीं, कल से स्नेहा है नहीं हमारे साथ, कल से नहीं है आप? कल से नहीं हूं मैं, कल से नहीं है, और किसी जरूरी काम से आप रिपोर्टिंग के लिए कुछ दिन ऑफिस से बाहर रहेंगी। कोई बात नहीं, जब आप वापस आएंगी तो हम आपको फिर से तकलीफ देंगे। जी, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। आप बाहर जा रही हैं, अपना प्लीज आप भी ख्याल रखिएगा, और भीड़ भाड़ से और सारा कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पूरी तरह से आपको भी पालन करना है। थैंक यू। और हम भी दोस्तों आपसे हमेशा कहते हैं, डॉक्टर्स भी आपसे कह रहे हैं, बहुत जरूरी नहीं है तो प्लीज घर से बाहर मत निकलिए, बच्चों को बिल्कुल घर से बाहर मत निकलने दीजिए, ट्रैवल मत कीजिए। क्रिसमस, न्यू ईयर, इलेक्शन, किसी भी जश्न, किसी भी पार्टी, किसी भी भीड़ भाड़ अवॉइड करिए, अवॉइड कीजिए। इंडोर स्पेसेस तो बिल्कुल अवॉइड करिए, आउटडोर ना कर पाए तो इंडोर तो बिल्कुल अवॉइड करिए। शादी अगर आउटडोर स्पेस में हो रहा है, गार्डन में हो रहा है, तो भी मत जाइए मैं तो बोलूंगी अगर जरूरी है तो मास्क पहनिए, डबल मास्क पहनना जरूरी है, सही, तो भी मत जाइए हम दोनों इस पे अग्री नहीं करते हैं, लेकिन वायरस के साथ हमें रहना पड़ेगा। आज ओमिक्रॉन है, 6 महीने बाद ही कोई और वेरिएंट होगा, so we have to learn how to live with the virus is the message really. Absolutely, but हमें अभी जो इमीडिएट जो खतरा दिख रहा है उससे बचना है। महीने 2 महीने बचा लीजिए अपने आप को, है ना। उसके बाद अब स्नेहा जी को ये लग रहा है कि भाई मैं रिपोर्टिंग पे जा रही हूँ, बाहर जा रही हूँ और आप इस तरह की बातें कर रहे हो तो मैं कैसे काम करूंगी, राइट, है ना। डबल मास्क के साथ काम कीजिएगा। डबल मास्क। थैंक यू वेरी मच। बहुत आप अपना प्लीज बहुत ख्याल रखिएगा।